बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम चरघातांकी फलन तथा लघुगणकीय फलनों के बारे में समझेंगे। तत्पश्चात उनके अवकलन देखेंगे कि किस प्रकार हम उनके अवकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चरघातांकी फलन कौन से होते हैं, लघुगणकीय फलन कौन से होते हैं, फिर इनके बारे में आगे बात होगी। तो देखिए, शुरू में चरघातांकी फलन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, घात क्या हो, घात में एक चर राशि हो, घात में चर राशि हो या चर राशि का कोई फलन हो, तो इस प्रकार के जो आपके फलन निकल कर आते हैं वो चरघातांकी फलन कहलाते हैं। हमने फर्स्ट अध्याय प्रथम जब फलन पढ़ा था उसके अंदर चरघातांकी फलनों के ग्राफ भी देखे थे। हमने देखा था, हमने पाया था कि चरघातांकी फलन जो भी मान देते हैं वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। वो क्यों होता है इसके बारे में जरा बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, a⁻x एक चरघातांकी फलन है, e⁻x आ गया आपका, उसके बाद आपका 2⁻x हो गया, 10⁻x हो गया। इस प्रकार के जो फलन होते हैं जिनके घात में चर राशि दिखाई दे रही है आपको, चरघातांकी फलन होते हैं। देखिए, कंसेप्ट समझते हैं। किसी धनात्मक राशि को, जैसे मैंने एक फॉर एग्जांपल 100 ले लिया, 100 को लिखने के रिप्रेजेंट करने के दो तरीके आपके पास उपलब्ध हैं। वो दोनों तरीके देखिए, एक तो घातांक रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि मैं कहूँ कि 10 की घात 2 को लिखा जा सकता है 100। बिल्कुल 100 आपकी संख्या है, उसको 10 की घात 2 लिखा जा सकता है। ऐसे किसी भी वास्तविक संख्या को आप घातांक रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 25 की बात करें तो 5 की पावर आपका 2 लिखा जा सकता है उसको। इसी तरह से 49 की बात करें तो 7 की पावर 2 लिखा जा सकता है। 27 की बात करें तो 3 की पावर आपका 3 लिखा जा सकता है। इस तरह से आप देखते हैं कि एक आपकी वास्तविक धनात्मक जो संख्या है उसको घातांक रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 10 क्या है, आधार है, जिसका आधार 10 होता है, साधारण चरघातांकी फलन कहलाते हैं। ठीक है, ये आपकी 2 एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब घात, ठीक है। और ये 100 जो है आपकी संख्या है, कौन सी संख्या, वास्तविक धनात्मक संख्या है, जिसको आप घातांक रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, इसी का एक अलग तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन आता है लघुगणकीय फलन के रूप में, यानी कि लॉगरिदम के रूप में, वो कैसा होता है। लॉग लिया जाता है बच्चों किसका, संख्या का, किस संख्या का, जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब 100 का लॉग लिया जाएगा। ठीक है, आधार यहाँ पर नीचे लिखा जाता है। आधार क्या है आपका 10, तो 10 आधार यहाँ पर आएगा, और बराबर जो वैल्यू आती है इसकी निकल के, वो किसके बराबर होती है, घात के बराबर, यानी कि 2 के बराबर होती है। तो इस तरह से आपने इस 100 के 2 रिप्रेजेंटेशन आपके सामने हैं, एक तो लॉग की फॉर्म में और एक आपका घातांक रूप में। तो यहाँ से अपन बात करें, देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लिख रहे हैं 2 बराबर लॉग 100 को 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है, और आधार कितना है 10। अब आप जानते हैं, आपने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि ये रूल होते हैं लॉग के, कि लॉग a की पावर b हो, आधार कुछ भी हो, जैसे c या आपका 10 हो या फिर e ले लीजिए, e हो, तब आप इसको लिखते हैं b पावर नीचे उतर जाती है, यहाँ गुणा में आ जाती है, और लिखा जा सकता है लॉग आधार e किसका, a का। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ से अगर अपन इस बात को आगे बढ़ाएं तो 2 पावर गुणा में आ जाएगी। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह से, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 इक्वल टू आपका हो जाना चाहिए क्या, 2 लॉग, यहाँ पर 10 बच गया, और आधार भी कितना है 10। तो बच्चों आप कंपेयर करें तो आप देखते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी ये मान बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ से आपका निकल के आता है कि लॉग किसी संख्या का लिया जाए और उतना ही लॉग का आधार हो तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। उसके बाद मैं बात करूं कि लॉग किसी संख्या का लिया जाए, जैसे कि आप e का ले रहे हैं और आधार भी e है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। किससे निकल कर आया, यहाँ से आपको पता चला इसको 1 लिखना होगा, तभी LHS RHS के बराबर हो पाएगा। यहाँ पर आप बात करें आगे, यानी कि लॉग 5 और आधार भी 5 ले लें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है आपकी संख्या,
आप लोग किसका लेते हैं, संख्या का लेते हैं। ठीक है, नीचे क्या है आपका आधार और सामने क्या है आपके पास पावर यानी कि घात। तो रिजल्ट जो आता है लोग में आगे क्या आता है आपका घात का रिजल्ट आता है। तो देखने वाली बात है कि संख्या के ऊपर कितनी घात लगाई जाए, इसका रिप्रेजेंटेशन हम करें किसमें, आपके घातांक रूप में। तो आधार कितना है 5, घात कितनी है 1, जो सामने लिखी होती है वो घात होती है, और बराबर संख्या 5। तो ये आप देख पा रहे हैं कि 5 की पावर 1 बराबर 5 होता है, जो इसको संतुष्ट करता है। तो अब अपन इसके ग्राफ की बात करते हैं कि चर घातांकी फलनों के ग्राफ क्या होते होंगे। मैंने यहाँ पर एक बात कही थी, जो 100 लिया था आपने संख्या जिसको आपने रिप्रेजेंट किया था वो r+ थी, यानी धनात्मक वास्तविक संख्या थी। अब धनात्मक वास्तविक संख्या के ही रिप्रेजेंटेशन पे बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे बात करेंगे कि चर घातांकी फलन का ग्राफ किस प्रकार का होगा। देखिए माना एक फलन लेता हूँ y = 2 की पावर x, या लिख सकता हूँ fx = 2 x। इसके ग्राफ पर चर्चा करते हैं। इसका ग्राफ में इस तरह से देखिए, ये 0, x = 1 लूँगा, x = 1 लूँगा तो फलन कहाँ चला जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 1 रखते ही y 2 हो जाएगा, यानी 1 और 2 फलन यहाँ चला जाएगा। ये बिंदु आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, x = 0 लिया तो किसी भी आपकी वास्तविक धनात्मक संख्या की पावर 0 हो गई, 2 की पावर 0 कितना हो गया 1 हो गया, तो आपका फलन कुछ यहाँ पर, ये यहाँ पर चला जाएगा इस कोने में। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप -1 ले लेते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू -1 लेंगे तो 2 की पावर -1 = 1/2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से आप देखेंगे कि पीछे -1 पर फलन यहाँ हाफ पर चला जाएगा, ये कुछ इस तरह से। आप 2 लेंगे तो मान बढ़ता जाएगा, x = 2 लिया, 2 की पावर 2 कितनी होगी 4, तो फलन और ऊपर चला जाएगा। तो फलन जो है पीछे से इस तरह से उठता हुआ वर्धमान बन जाता है। ये किसका ग्राफ हुआ, 2 की पावर x का हुआ। तो अब मैं कुछ एक ग्राफ की और बात कर लूँ आपके साथ, और मैं ले लूँ आधार को 1/2 लेके देखते हैं क्या होता है। y = 1/2 की पावर x मैंने ले लिया इस फलन को। तो इसका ग्राफ बनाएं तो देखिए किस तरह से होगा। यहाँ पर 0 पर y की वैल्यू, x = 0 रखोगे तो कहाँ जाएगा फलन 1 पर ही जाएगा। अब x = 1 यहाँ पर रख दूं मैं, तो x = 1 पर फलन कहाँ जाएगा, देखिए 1/2, फलन नीचे गिर गया। 0 से आगे बढ़े तो अपना फलन नीचे की तरफ आ रहा है, और आगे जाओगे 2 तो कितना, x = 2 तो 1/4, और नीचे फलन आपका आता हुआ दिखाई देगा इस तरह से। यहाँ पर -1 की बात करें, x = -1 लें तो 1/2 की पावर -1 कितना हो जाएगा, 1/2 ⁻⁻1 = कितना हो जाएगा, अपोजिट होकर रेसिप्रोकल होकर 2 ही हो जाएगा। तो -1 पे फलन 2 पे चला जाएगा। तो फलन ये हासमान रूप से इस तरह से आगे बढ़ता है। दोनों ग्राफों को ध्यान से देखिए बच्चों, जो फलन में y का मान निकल कर आ रहा है आपका हमेशा 0 से ऊपर की तरफ है, यानी कि y एक्सिस y के नेगेटिव मान नहीं ले रहा है, ऋणात्मक मानों को ग्रहण नहीं कर रहा है, 0 को भी ग्रहण नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल छोटा होता साथ साथ चलेगा लेकिन कभी 0 नहीं हो पाएगा। यानी कि इसका परिसर कितना है, मैं परिसर की बात करूं तो इस चर घातांकी फलन 2 की पावर x का परिसर कितना आया, r+ आया। r+ का अर्थ क्या है, यहाँ पर 0 से अनंत के मध्य ओपन इंटरवल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी y के मान कौन कौन से ग्रहण कर रहा है, जो y के मान निकल कर आते हैं वही आपके परिसर होते हैं, और x के मान क्या होते हैं, आपके प्रांत होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए y के जो मान निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर 0 से बड़े आ रहे हैं, तो इस स्थिति में भी परिसर क्या बना रहता है, r+ ही बना रहता है। मतलब कि r+ का मतलब 0 से अनंत तक ये बना रहता है। तो चर घातांकी फलन के बारे में आपने देखा कि आधार यदि 1 से बड़ा हो, आधार क्या हो, आधार 1 से बड़ा हो, यहाँ पर आधार क्या लिया था 1 से बड़ा इस केस में, तो फलन वर्धमान हो जाता है। और आधार जो है आपका यहाँ पर 1/2 आधार लिया हुआ है आपने, पावर लगाइए x। अगर आधार जो है आपका जो भी है आधार ये 0 से और 1 के मध्य में हो, 0 से 1 के मध्य में हो तो फलन हासमान हो जाता है। जो वर्धमान फलन होता है उसकी अवकलनीयता धनात्मक होती है।
अवकलनीयता का पता कैसे लगाया जाता है किसी बिंदु पे? किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा ड्रॉ करें तो उसका जो ढाल है वो उस बिंदु पर अवकलनीयता को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस बिंदु पे अवकलनीयता चेक करना चाहता हूँ, तो इस पर मैंने स्पर्श रेखा खींच दी। ढाल कितना बनेगा? ये जो भी थीटा बनेगा ये प्रथम चतुर्थांश का एंगल बनेगा पॉजिटिव साइड में। तो tan थीटा क्या आएगा? प्रथम चतुर्थांश में तो सारे त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, तो आपकी dy/dx मतलब इस बिंदु पर अवकलनीयता क्या हो गई? धनात्मक हो गई। तो आप कहेंगे कि जो वर्धमान फलन है, कोई भी अगर फलन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो कहीं भी स्पर्श रेखा खींच दीजिए किसी भी पॉइंट पे, आपका जो उसका ढाल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इससे अवकलनीयता क्या कही जाएगी? पॉजिटिव। यहाँ पर बात करें हासमान फलन की, बात करते हैं। हासमान फलन में किसी भी पॉइंट पे आप अगर इस तरह से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो आप देखते हैं कि उसका ढाल कितना बनेगा, थीटा कितना बनेगा। ये देखिए थीटा, द्वितीय चतुर्थांश का एंगल आ गया थीटा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और इस स्पर्श रेखा का ढाल किससे दिया जाता है? tan थीटा से दिया जाता है। आप लोग जानते हैं, 11वीं में पढ़ के आए हैं। तो आप ये कहेंगे कि इसकी जो अवकलनीयता है वो ऋणात्मक होगी। तो वर्धमान फलन की अवकलनीयता धनात्मक होती है और हासमान फलन की अवकलनीयता क्या होती है बच्चों? ऋणात्मक होती है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है। बेसिकली आप 10th स्टैंडर्ड में या आप केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हम लघुगणकीय फलनों का जो आधार होता है वो 10 लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मैथमेटिक्स में, हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम ई पर बात करेंगे आधार को लेकर। अगर आधार नहीं लिखा हुआ है लोग के नीचे, वैसे तो लिखना चाहिए, लोग के नीचे में आधार बताना चाहिए। अगर यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, किसी का भी फंक्शन का लोग ले रहे हो, लोग x, लेकिन यहाँ पर आधार अगर मेंशन नहीं किया है तो आपको मानकर चलना है कि वो आधार क्या है? ई। अब लोग फंक्शन जो है, लघुगणकीय जो फलन है वो चरघातांकी फलन से निकल कर आया है। देखिए मैं कुछ बात करूं तो इसको और आगे और अच्छे से समझते हैं। इतनी बातें होने के बाद मैंने कहा पहली बात, चरघातांकी फलन y इक्वल टू a की पावर x, या मैं बोलूं fx इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ। a की पावर x का ग्राफ जो बच्चों का होगा वो कैसा होगा? डिपेंड करेगा कि a की वैल्यू कितनी है। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वर्धमान होगा, और 0 और 1 के मध्य में है तो हासमान होगा। तो यहां पर मैं केस ले रहा हूं कि जो a है आपका वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1। तो आपका जो फलन का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये है आपकी a की पावर x का ग्राफ। इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट क्या होगा? x का मान 0 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 1। तो इस पॉइंट को कहेंगे 0,1। ये यहां से गुजरता है, ठीक है। अब इस स्थिति में देखते हैं कि इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा। देखिएगा प्रतिलोम फलन कैसे निकाले जाते हैं। पहले तो इसको एक एक आच्छादक बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको r से r में डिफाइन कर दूं कि इसका प्रांत r ले लूं और इसका सह प्रांत भी बच्चों r ले लूं, तो ये एक एक ही आच्छादक फलन नहीं होगा, इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि इसका परिसर कितना आएगा? इस फलन का परिसर है r+, जैसा कि देख रहे हैं इस फलन का परिसर कितना है? r+। क्यों? क्योंकि आपका ग्राफ y के धनात्मक मानों को ही ग्रहण करता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राफ से आप बता सकते हैं इस चीज़ को। और अभी अभी आपने देखा भी, पीछे मैंने जैसे जैसे x की वैल्यूज ली y के मान पॉजिटिव ही आ रहे थे, चाहे x नेगेटिव ही क्यों न लिया हो, लेकिन y तो हमेशा पॉजिटिव बन रहा था, इसलिए r+ इसका परिसर है। तो बच्चों मुझे यहाँ पर ये r+ में जब कर दूंगा, सह प्रांत और परिसर बराबर कर दूंगा, तो फलन क्या हो जाएगा? फलन आपका आच्छादक हो जाएगा। एक एक ही पहले से ही है। कैसे पता लगाते हैं? x अक्ष के कोई भी समांतर रेखा खींच के देख लीजिए, आपके फलन के आलेख को एक से अधिक पॉइंट पर काट नहीं रही है, तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि फलन क्या है? एक एक ही है। अब मैंने जब इसका r+ लिया यहाँ पर, क्या आपका सह प्रांत जो परिसर के बराबर हो गया, तो फलन एक एक ही आच्छादक हो गया और इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित हो जाएगा। अब वो प्रतिलोम फलन कैसे निकलेगा हम बात करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में प्रतिलोम फलन निकालने सीखे थे, वहीं पर अपन बात करते हैं कि माना आपका y इक्वल टू fx, आप कह देंगे कि x इक्वल टू f इनवर्स y, ठीक है। आप देख रहे हैं fx आपका फलन है और f इनवर्स y उसका प्रतिलोम फलन है। किसका? fx का, ठीक है।
बात करते हैं y इक्वल टू a की पावर x। अब आपने अभी अभी रिप्रेजेंटेशन देखा था, ये कौन सा रूप है बच्चों? ये घातांक रूप है। देखिए चर घातांकी फलन आपके सामने है, ये घातांक रूप में रिप्रेजेंटेशन है। आपने कहा था किसी भी वास्तविक धनात्मक संख्या के दो तरीके से प्रदर्शित करने के हमारे पास तरीके हैं, एक तो लघुगणकीय रूप में, एक घातांक रूप में। अगर मैं इसी बात को लघुगणकीय रूप में चेंज करूं तो देखिए ये y क्या है? आपकी संख्या, जैसे कि वहां पर क्या थी 100 इक्वल टू क्या था आपका 10 का स्क्वायर स्टार्टिंग में मैंने लिया था। तो आपने कहा था कि इसको log लिया जाएगा किसका? 100 का। आधार कितना आएगा? 10, और आगे क्या चीज आनी चाहिए? घात। ये शुरू में ही सीखा था। चलिए यहां से भी बात कर लेते हैं। अगर मैं इसको लघुगण के रूप में प्रदर्शित करना चाहूं तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा कि मैं log ले लूंगा। किसका ले लूंगा? y का, जो संख्या है आपकी 100 से कंपेयर कर लें। आधार कितना है? a, तो आधार a हो गया, और इक्वल टू क्या आएगा आपका? x। क्या आएगा? x। x का मतलब क्या हुआ? आपकी घात। जैसा कि यहां पर कितनी है घात? 2 घात है। तो आपने इस चर घातांकी फलन को लघुगणकीय फलन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। x की वैल्यू कितनी है? f इनवर्स y। तो बच्चे आगे बढ़ के कहेंगे कि x की जगह मैं f इनवर्स y पुट कर दूं तो आपका फलन बन जाता है log y आधार a। और बच्चे अगर y को x से प्रतिस्थापित कर दें, जैसा कि अपन प्रतिलोम फलनों को निकालने को परिभाषित प्रथम अध्याय में कर चुके हैं, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि f इनवर्स y, y आपका प्रांत है इसका। देखिए प्रांत y किसका है? f इनवर्स का, लेकिन y वहां पर परिसर किसका था? आपके fx का। तो यहां पर बात करें तो ये x में ले लूं, प्रांत को y की जगह x बोल दूं, क्योंकि जनरली हम x प्रांत को बोलते हैं। तो सामने भी y की जगह x चेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फलन में। log आपका x आधार a। तो आपने देखा बच्चों, आपने fx क्या था आपका? fx था आपका a की पावर x, जो कि क्या था? चर घातांकी फलन। उसका प्रतिलोम फलन कौन निकल कर आया? आपका log फंक्शन, लघुगणकीय फलन। तो log x जो होता है a की पावर x चर घातांकी फलन का प्रतिलोम फलन होता है। अब बात आएगी ग्राफ की। तो ग्राफ की बात आएगी तो किस तरह से इस log x का ग्राफ परिभाषित होगा, हम बात कर लेते हैं। देखिए आपका प्रतिलोम फलन, आपका कोई फलन जो एक ही आच्छादक है, जैसा बिहेवियर x अक्ष के साथ कर रहा है, उसका प्रतिलोम फलन वैसा ही बिहेवियर y अक्ष के साथ करता है। तो यहां पर मैं इस ग्राफ को पुनः दिखाना चाहूंगा बच्चों को कि क्या बिहेवियर है x अक्ष के प्रति। किसका? आपके चर घातांकी फलन का। देखिए ये माइनस इन्फिनिटी की साइड है, आप देखें तो x की ऋणात्मक साइड है। ये मान आगे तक कहां तक? प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि धनात्मक साइड है। माइनस इन्फिनिटी की साइड में x के साथ आपका फलन धीरे धीरे बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं x अक्ष से दूर जा रहा है। अब यही काम इसका प्रतिलोम फलन y अक्ष के साथ करेगा, यानी कि y अक्ष की ऋणात्मक साइड के पास रहेगा फलन, और धीरे 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 क्या दूर चला जाता जाएगा। तो हम बात करें आगे इसकी, तो यहां पर देखिएगा फलन का ग्राफ जो बनेगा, ये आपकी y अक्ष की माइनस इन्फिनिटी यानी नेगेटिव साइड, और ये y अक्ष की आपकी प्लस इन्फिनिटी वाली साइड। तो फलन कुछ इस तरह से जाएगा बच्चों। तो फलन का ग्राफ पता चल गया। तो यहां पर देखेंगे आप कि आपने जब परिसर परिभाषित किया था फलन का, एक चीज और देखने वाली बात है, जब आपने फलन का परिसर जो लिया है वो क्या लिया हुआ है? r प्लस लिया हुआ है। x कहां होते हैं? यहां, और y कहां होते हैं? यहां। अब जब आप f इनवर्स परिभाषित कर रहे हैं तो प्रांत आपका सहप्रांत बन जाता है, सहप्रांत प्रांत, यानी कि r प्लस से किस में डिफाइन होगा? r में डिफाइन होगा। यानी कि f इनवर्स कौन है आपका? fx के लिए प्रतिलोम फलन, और प्रतिलोम फलन किसको ग्रहण कर रहा है? r प्लस को, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं के ही लोग परिभाषित किए जा सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि किसी log फलन में log x लिखा हुआ है तो x क्या है? आप कहेंगे x इसका प्रांत है, और प्रांत कहां होता है? यहां पर r प्लस दिखाई दे रहा है, तो यानी कि x क्या है? यहां पर ग्रेटर देन 0 है। ये बात बच्चों को पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं के लोग ही परिभाषित नहीं किए जा सकते। आपसे कोई कारण पूछे तो बच्चे क्या जवाब देंगे? कि चर घातांकी फलनों के
प्रतिलोम फलन लघुगणकीय फलन होते हैं और चर घातांकी फलनों का जो सह प्रांत है वो परिसर के बराबर करते समय r प्लस लेना होता है और r प्लस लेने का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या परिसर लेना होता है, जो आगे जाकर क्योंकि प्रतिलोम फलन उसका log x बनने वाला है इसलिए उसका क्या हो जाता है, प्रांत हो जाता है। तो प्रांत यानी कि x ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए, यानी कि x कभी भी आपने log -2 का ले लो तो ये परिभाषित ही नहीं है। आप जब भी log देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि log 2 निकाला जा सकता है, log 5 निकाला जा सकता है। कहने का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याओं के log ही परिभाषित किए जा सकते हैं। तो बच्चों ने चर घातांकी फलन और उसका देखा कि प्रतिलोम फलन जो है log x हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी चर घातांकी फलन हो तो आप उसके प्रतिलोम फलन को लिख सकते हैं। तो मैंने कहा 2 की पावर x ये एक फलन है f(x), तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम फलन gx बोल दूं मैं इसको, यानी कि f इनवर्स x को gx भी बोल सकता हूं। तो gx इसका प्रतिलोम होगा, लेकिन gx की वैल्यू कितनी आएगी, gx की वैल्यू log ऑफ x आएगी, जिसमें आधार कितना है 2, तो आधार 2 लग जाएगा। a की पावर x का प्रतिलोम अभी आपने देखा log x होगा, लेकिन आधार a होगा। इसी प्रकार e की पावर x का प्रतिलोम फलन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, लेकिन आधार e आ जाएगा। इस तरह से प्रतिलोम फलनों को परिभाषित किया जा सकता है। अब ग्राफ भी e की पावर x, e की वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू आपकी 2 से 3 के मध्य होती है, लगभग 2.7 होती है, बच्चे ये जानते होंगे। तो 2.7 के लगभग होने से आधार क्या हो गया, आधार हो गया आपका किससे बड़ा, आपका 1 से बड़ा हो गया। और 1 से बड़ा हो गया तो आधार फलन का ग्राफ e की पावर x का किस तरह से जाना चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए, वर्धमान होगा। अब कोई पूछ ले कि इसके प्रतिलोम फलन log x का ग्राफ कैसा होगा, आधार e पे इस तरह से होगा। जैसा ये x अक्ष के साथ बिहेवियर कर रहा है वैसा ही y अक्ष के साथ बिहेवियर करने लग जाएगा। ये फलन क्या है, ये log x है, आधार कितना e, और ये इसका क्या है, प्रतिलोम, जहां x क्या है ग्रेटर देन 0, बिकॉज log हमेशा वास्तविक धनात्मक संख्याओं के लिए ही परिभाषित किए जा सकते हैं। उसका प्रांत क्या होता है, आपकी धनात्मक वास्तविक संख्याएं। log के कुछ गुणधर्म हैं, उन गुणधर्मों पे बात कर लेते हैं, आगे अपने काम आएंगे बच्चे। मैं आपको लिखा देता हूं। देखिए पहला log आपका a इंटू b है, आधार कुछ भी हो, दो संख्याओं के गुणन का log लिया जा रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाती है log a प्लस log b। अब आधार नहीं लिखा हुआ है तो आप e मानकर चले, आधार नहीं है तो ये कितना है, e है, ठीक है, नहीं लिख रहा हूं तो अंडरस्टूड है बच्चों के लिए। दूसरी बात, log a अपॉन b की वैल्यू कितनी हो जाती है, log a माइनस log b हो जाती है। आगे बात करें, तीसरा log a इंटू b अपॉन c इंटू d की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए log a फिर log b प्लस का, क्योंकि ऊपर जो गुणा में है योग में बढ़ जाता है, और फिर माइनस c log c हो जाएगा, नीचे जो है वो माइनस के हो जाते हैं जैसे आपने यहां देखा, और माइनस log ऑफ d। इस तरह से इसको परिभाषित किया गया है। दूसरी बात, चौथी बात देखिए, अब आप तो जानते हैं कोई भी फलन f अपने प्रतिलोम के साथ संक्रिया करता है तो आइडेंटिटी देता है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। कोई भी फलन संयुक्त फलन का ऑपरेशन करेगा किसके साथ, अपने प्रतिलोम फलन के साथ, तो क्या दे देता है, आइडेंटिटी दे देता है। ठीक है, बात यहां पर करते हैं, e की पावर log आधार e, ठीक है, और ये x की वैल्यू कितनी होगी। देखिए e का संयुक्त फलन लिया जा रहा है किसके साथ, log के साथ, और बच्चे कहेंगे कि e का आपका प्रतिलोम फलन log हो गया, तो log अपने प्रतिलोम के साथ संक्रिया करेगा तो ये आइडेंटिटी x दे देगा, इसकी वैल्यू x हो जाती है। ठीक है, अब आगे पांचवी बात करते हैं, log ये आपका e और इसके ऊपर आपकी पावर x और आधार भी कितना e, तो आप तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log अपने प्रतिलोम के साथ संयुक्त फलन का ऑपरेशन कर रहा है, वही थ्योरी,
साइन इनवर्स प्रतिलोम है किसका, साइन का। वैल्यू कितनी देता है, आइडेंटिटी x। इसी प्रकार मैं कहूँ साइन और साइन इनवर्स x कितनी वैल्यू दे देगा, x। तो यहां से ये चीज समझ में आती है कि सामने क्या आ जाएगा, आपका आइडेंटिटी x आ जाना चाहिए। ये दो वैल्यू बहुत काम आती हैं बच्चे, इनको ठीक से समझ लेंगे बच्चे। आगे छठी बात देखिए बच्चों, यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर e की पावर log हो और आधार a हो तो आपका x इक्वल टू x नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए यहां पर e है और e की पावर x का प्रतिलोम क्या बनेगा, log x, लेकिन किस बेस पे, e बेस पे। यहां पे बेस कौन सा आ गया बच्चों का, a आ गया, इस कारण ये आइडेंटिटी नहीं देगा। लेकिन यहां पर क्या था, e था और बेस भी क्या था, e था, तब जाके आपके e की पावर x का प्रतिलोम कौन बना, log x, लेकिन किस बेस पे, e बेस पे, तब जाके वो आइडेंटिटी दे पाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आधार चेंज करने का फॉर्मूला, किस प्रकार से किसी log का लघुगणकीय फलन का आधार चेंज किया जाता है, बच्चे इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे log है, ये a है और ये b आधार है। बच्चे कोई भी आधार बना सकते हैं इसका log का। देखिए ऊपर में log ले लीजिए और नीचे में log ले लीजिए। ऊपर में log संख्या का यानी कि a का ले लो आप, और नीचे में किसका, बेस का log ले लो, और जो मर्जी आए अब वो बेस लिख दो। यहाँ पर मैं e लिख देता हूँ, चलेगा। बच्चे कहें नहीं मैं तो 10 आधार करना चाहता हूँ, बिल्कुल 10 आधार हो जाएगा log का। आप ऊपर log लिखिए, नीचे log लीजिए, ऊपर में किसका, संख्या का, नीचे में किसका, बेस का। आधार 10 करना चाहते हैं 10 कर दीजिए, और भी कोई आधार करना चाहते हैं जैसे c या कुछ भी, तो आप इस बेस चेंज करने के फॉर्मूले से, इस आपके गुणधर्म से log का आधार चेंज कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए log चरघातांकी फलन और लघुगणकीय फलनों के बारे में काफ़ी जानकारियां आपको उपलब्ध करवा दी गई हैं बच्चों। अब कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। तो देखिए उदाहरण नंबर 28, क्या यह सत्य है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए x बराबर e की पावर log x। बच्चों इसका मतलब क्या है, x e की पावर log और ये x और बेस e। अभी आपने देखा कि log x बेस कुछ भी हो, परिभाषित होगा यदि x ग्रेटर देन 0, धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए log परिभाषित होता है। तो यहां से आपको क्या मिलता है, यहां से मिलता है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x किससे बिलोंग करना चाहिए, x 0 से अनंत के मध्य की संख्याओं से बिलोंग करना चाहिए। तो इसका आंसर आप सीधा सीधा दे सकते हैं कि x क्या होगी, एक वास्तविक धनात्मक संख्या होगी, तभी ये परिभाषित हो सकता है, अन्यथा परिभाषित हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 का दे सकते हैं कि जो आपका log x है वो परिभाषित होगा, लेकिन किसके लिए परिभाषित होगा, x ग्रेटर देन 0 पर परिभाषित होगा। तो फिर आपका x किससे बिलोंग करना चाहिए, 0 से अनंत के मध्य बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब x क्या है, एक वास्तविक धनात्मक संख्या है। तो यहां पर सभी वास्तविक मानों के लिए तो परिभाषित नहीं होगा, सिर्फ धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए ही ये वैल्यू परिभाषित होगी जो कि आपको दी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। पहला ले लेते हैं, माना y इक्वल टू e की पावर माइनस x। देखिए दो फलन हैं और उनका संयुक्त फलन बनाया गया है। एक तो माइनस एक्स आपको दिखाई दे रहा है पावर के रूप में, और माइनस एक्स की जगह जब x पुट कर दो तो e की पावर x आपको चरघातांकी फलन दिखाई दिया। तो श्रृंखला नियम से हम इसको अवकलित कर सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन। देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू द पावर माइनस एक्स। सबसे पहले e की पावर x का अवकलन क्या होता है, सूत्र से e की पावर x। तो e की पावर x का e की पावर x हुआ और x की जगह माइनस x है, माइनस x लिख दिया।
फिर आगे ऑपरेटर बढ़ा गुणन नियम से, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो dy बाई डी एक्स का है बच्चों, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगी आपकी -e⁻⁻x। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए माना सेकंड वाला कर रहे हैं, y इक्वल टू साइन log x। इसको अवकलित करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन आप लोगों ने करना है। कर दीजिए dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, y का x के सापेक्ष, d बाई डी एक्स ऑफ साइन log x। सबसे पहले साइन, ये दो फलनों से मिलकर बना है, पहला log x, फिर log x की जगह x सोचा तो sin x, दो फलनों से मिलकर ये बना है। सबसे पहले sin d बाई डी एक्स ऑपरेटर के पास आ रहा है, तो sin का क्या होता है cos, sin x का cos x, तो x की जगह log x, तो यहां भी x की जगह log x। आपने sin को अवकलित कर दिया। अब d बाई डी एक्स आगे श्रृंखला नियम से किसको अवकलित करेगा, log x को, और log x का अवकलन फॉर्मूले से आपको कितना मिलता है बच्चों, 1/x, तो आपका हो जाएगा cos ऑफ log x मल्टीप्लाई में 1/x। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। तो बच्चे इसको कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड, cos इनवर्स e की पावर x, y इक्वल टू आपका है cos इनवर्स e रेज टू दी पावर x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं आप, सापेक्ष अवकलन कितना हो जाता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स e की पावर x। आप देखेंगे cos इनवर्स का कितना होता है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह कौन है, e की पावर x, तो यहां हो जाएगा e की पावर x का होल स्क्वायर। x की जगह जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो लिख दी, मल्टीप्लाई में d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, और e की पावर x का अवकलन फॉर्मूले से कितना होता है, e की पावर x। तो बच्चे कर देंगे इसको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन √1 माइनस e की पावर 2x, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होके 2x हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में e की पावर x का अवकलन कितना, e की पावर x। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है e की पावर cos x, तो y इक्वल टू e रेज टू दी पावर cos x आपको मिलने वाला है। इसका करेंगे तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है आपका, e की पावर cos x आप इसको दे रहे हैं, e की पावर x, इसके अंदर दो फलन छुपे हुए हैं, संयुक्त फलन है। देखिए cos x सबसे पहले दिखाई दे रहा है, प्रथम फलन, और cos x की जगह x सोचा तो e की पावर x, दोनों का श्रृंखला नियम से अपन करेंगे अवकलन। तो देखिए कितना होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x का होता है e की पावर x, तो e की पावर x की जगह cos x वो लिख दिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, कितना हो जाता है cos x का, माइनस साइन x, तो e की पावर cos x मल्टीप्लाई में माइनस साइन x। ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। तो देखा बच्चों, आपने आज चर घातांकी फलन, लघुगणकीय फलन, इनके बारे में काफ़ी जानकारियाँ हासिल की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।